नमस्कार, ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आपके लिए लेकर आते हैं आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कुछ ज़रूरी बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम का और पहला प्रश्न लेते हैं जो जुड़ा है काजिंद प्रशिक्षण अभ्यास से। काजिंद प्रशिक्षण अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए भारत और किर्गिस्तान, बी भारत और कजाकिस्तान, सी भारत और सऊदी अरब या डी भारत और कतर। इसका सही उत्तर है बी भारत और कजाकिस्तान। भारत और कजाकिस्तान के बीच सामरिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से काजिंद संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के 5वें संस्करण यानी काजिंद 21 का आयोजन अभी किया जाना है। यह आयोजन ट्रेनिंग नोड आयशा बीबी प्रशिक्षण केंद्र में 30 अगस्त से 11 सितंबर 2021 के बीच किया जाएगा। यह अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के सशस्त्र बलों को संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत पहाड़ी ग्रामीण परिदृश्य में आतंकवाद विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित करेगा। ये एक वार्षिक कार्यक्रम है जो वैकल्पिक रूप से कजाकिस्तान और भारत में आयोजित किया जाता है। कजाकिस्तान मध्य एशिया के सबसे अधिक संसाधन संपन्न देशों में एक है और साथ ही ये भारत के बड़े व्यापार निवेश भागीदारों में से एक भी है। प्रश्न संख्या 2, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, यह विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। 2, भारत विश्व स्तर पर तीसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बन गया है। ऑप्शंस हैं ए केवल 1 सही, बी केवल 2 सही, सी 1 और 2 दोनों सही या डी न तो 1 न ही 2। इसका सही उत्तर है दोनों गलत यानी डी न तो 1 सही न ही 2। ऐसा क्यों है आइए देखते हैं। हाल ही में भारत वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, जबकि ऑप्शन में दिया गया था सबसे अधिक मांग वाला, तो दूसरा सबसे अधिक मांग वाला मैन्युफैक्चरिंग हब है। ये सूचकांक अमेरिका के रियल एस्टेट कंसल्टेंट कुशमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। साथ ही ये सूचकांक यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रशांत के 47 देशों में वैश्विक विनिर्माण के लिए सबसे उपयोगी स्थानों की रैंकिंग करता है। रैंकिंग 4 महत्वपूर्ण मापदंडों द्वारा की जाती है। पहला है उत्पादन को फिर से शुरू करने की देश की क्षमता क्या है, दूसरा है देश में व्यापारिक माहौल कैसा है, तीसरा है बाजार तक उसकी पहुंच कैसी है और चौथा है कम लागत और पर्यावरणीय जोखिम वहां पर कैसा है। तो भारत ने विनिर्माण के क्षेत्र में लागत की प्रतिस्पर्धा और परिचालन की परिस्थितियों की दृष्टि से काफी सुधार किया है और जिसका स्पष्ट प्रभाव रैंकिंग में देखने को मिल रहा है। प्रश्न संख्या 3, स्वरूप के संदर्भ में कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? 1, ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब का एक भौतिक प्रतीक है। 2, इसे पहली बार 5वें सिख गुरु गुरु अर्जुन देव द्वारा वर्ष 1604 में संकलित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल 1 सही, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों या डी न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है सी 1 और 2 दोनों सही। हाल ही में अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप यानी प्रतियों को लाया गया है। अब अफगानिस्तान में 3 प्रतियां शेष बची हैं। अफगानिस्तान में कुल 13 प्रतियां थीं, जिनमें से 7 पहले ही भारत आ गई थीं। स्वरूप गुरु ग्रंथ साहिब की एक भौतिक प्रति होती है जिसे पंजाबी में बीर भी कहा जाता है। प्रत्येक बीर में 1430 पृष्ठ होते हैं जिन्हें अंग कहते हैं। सिख समुदाय के लोग गुरु ग्रंथ साहिब के स्वरूप को एक जीवित गुरु की तरह मानते हैं और ये उनके लिए बेहद सम्माननीय होता है। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जन देव ने 1604 में गुरु ग्रंथ साहिब के पहले बीर को संकलित किया था और इसे अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 4, कौन सी संस्था प्रतिवर्ष विश्व जल सप्ताह का आयोजन करती है? ए विश्व जल आयोग, बी यूएनईपी, सी ग्रीन पीस इंटरनेशनल या डी स्टॉकहोम इंटरनेशनल वाटर इंस्टीट्यूट यानी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। उत्तर है डी स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान। वैश्विक जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों पर आयोजित होने वाला एक वैश्विक कार्यक्रम है जो साल 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन द्वारा आयोजित किया जाता है। इस वर्ष का विश्व जल सप्ताह 23 से 27 अगस्त के बीच आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष के आयोजन का थीम बिल्डिंग रेजिलियंस फास्टर रखा गया है। 1 सप्ताह तक चलने वाले इस वैश्विक जल सम्मेलन को हर साल अगस्त के अंत में या सितंबर के शुरुआत में आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह के दौरान स्टॉकहोम जल पुरस्कार, स्टॉकहोम जूनियर जल पुरस्कार तथा स्टॉकहोम उद्योग जल पुरस्कार जैसे पुरस्कार समारोह में दिए जाते हैं। प्रश्न संख्या 5,
फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. इसे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय तथा वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट भारत द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया। 2. ये एशिया के लिए एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव परियोजना का एक हिस्सा है जो चीन, भारत और वियतनाम को शामिल करेगा। ऑप्शंस हैं ए. केवल एक सही, बी. केवल 2 सही, सी. 1 और 2 दोनों सही, या डी. न तो 1 न ही 2। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केवल 2 सही। हाल ही में नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट इंडिया ने संयुक्त रूप से 23 अगस्त को एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया परियोजना के तहत भारत में फोरम फॉर डीकार्बनाइजिंग ट्रांसपोर्ट शुरू किया। इस फोरम का उद्देश्य समान नीतियों के विकास के लिए बातचीत शुरू करने और परिवहन क्षेत्र से कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक मंच तैयार करना है। एनडीसी ट्रांसपोर्ट इनिशिएटिव फॉर एशिया 2020 से 2023 तक 7 संगठनों का एक संयुक्त कार्यक्रम है जो चीन, भारत और वियतनाम को अपने अपने देशों के परिवहन क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कम करने के उद्देश्य से अपने साथ जोड़ेगा। प्रश्न संख्या 6. हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन व्हील कहां पर शुरू किया गया? ऑप्शन है ए. लंदन, बी. दुबई, सी. ब्यूनस आयर्स, या डी. टोरंटो। सही उत्तर है बी. दुबई। हाल ही में दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील आइन दुबई को शुरू किया गया है। ये ब्लू वाटर्स द्वीप पर स्थित है। इस ऑब्जर्वेशन व्हील की ऊंचाई लंदन आई की ऊंचाई की लगभग 2 गुना है। 250 मीटर ऊंचाई वाले ऑब्जर्वेशन व्हील की मदद से दर्शक दुबई की सुंदरता का आनंद अब उठा सकेंगे। यह ऑब्जर्वेशन व्हील 38 मिनट में एक चक्कर पूरा करेगा। इसके 48 डबल ग्लास्ड कैबिन एक बार में 1750 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है। इसमें हाई लाइफस्टाइल से जुड़ी सभी चीज़ों के अलावा भोजन एवं मनोरंजन की सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आइन दुबई दुबई के विश्व प्रसिद्ध आकर्षणों की सूची में एक नए नाम के तौर पर अब शामिल हो गया है। प्रश्न संख्या 7. ईज 4.0 रिफॉर्म एजेंडा हाल ही में चर्चा में रहा। ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है? आपके ऑप्शंस हैं ए. विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग, बी. कराधान यानी टैक्सेशन, सी. न्यायपालिका यानी जुडिशरी, या डी. बैंकिंग। सही उत्तर है डी. बैंकिंग। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की और ईज 4.0 यानी इन्हांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा को लॉन्च किया। ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए एक सामान्य सुधार एजेंडा है जिसका उद्देश्य स्वच्छ और स्मार्ट बैंकिंग को संस्थागत बनाना है। ये ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को तकनीक सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकिंग की दिशा में प्रतिबद्ध करता है। ईज एजेंडा को सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा संयुक्त रूप से जनवरी 2018 में लॉन्च किया गया था। ये इसका चौथा वर्जन है। इसे इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के माध्यम से कमीशन किया गया था तथा बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप द्वारा ये निर्मित किया गया था। प्रश्न संख्या 8. हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व गेल ओमवेट का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से रहा? आपके ऑप्शंस हैं ए. लेखन और सामाजिक शोधकर्ता, बी. आईएमएफ की पूर्व आर्थिक सलाहकार, सी. प्रसिद्ध रंगकर्मी, या डी. शतरंज की पूर्व विश्व चैंपियन। सही उत्तर है ए. लेखन और सामाजिक शोधकर्ता। हाल ही में सामाजिक शोधकर्ता, प्रसिद्ध शिक्षाविद और लेखिका गेल ओमवेट का निधन हो गया। डॉक्टर ओमवेट एक अमेरिकी मूल की भारतीय विद्वान थीं जिन्होंने दलित राजनीति, महिला संघर्ष और जाति विरोधी आंदोलनों पर अलग अलग पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने न केवल सामाजिक आंदोलनों, संतों के साहित्य, परंपराओं में एक शोधकर्ता के रूप में योगदान दिया, बल्कि महिलाओं, वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आंदोलनों में भी सक्रिय रूप से उन्होंने भाग लिया। अपने पति और सामाजिक कार्यकर्ता भरत पाटनकर के साथ मिलकर श्रमिक मुक्ति दल की उन्होंने स्थापना की। वे कुछ वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ सलाहकार के रूप में भी जुड़ी रहीं। इन कॉलोनियल सोसाइटी, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया, सीकिंग बेगमपुरा, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दलित एंड द डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन इनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। प्रश्न संख्या 9. हाल ही में चर्चा में रहे हैकाथॉन मंथन 2021 का संबंध किस संस्था से है? ए. नीति आयोग, बी. CSIR, सी. DRDO, या डी. इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है डी. इनमें से कोई भी नहीं। अब देखते हैं क्यों। हाल ही में ब्यूरो ऑफ
पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और AICTE यानी अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने हैकाथॉन मंथन 2021 को लॉन्च किया। ये एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें बड़ी संख्या में लोग सहयोगपूर्ण कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शामिल होने के लिए मिलते हैं। इस 36 घंटे के ऑनलाइन हैकाथॉन में 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2021 तक देश भर के शिक्षा संस्थानों और पंजीकृत स्टार्टअप के चयनित युवा भाग लेंगे। साथ ही ये युवा अपनी तकनीकी विशेषज्ञता और नवीन कौशल का उपयोग कर मजबूत, सुरक्षित और प्रभावी प्रौद्योगिकी समाधान भी पेश करेंगे। प्रतिभागियों को दिए गए 6 विषयों के तहत 20 विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए डिजिटल समाधान विकसित करना होगा। इस कार्यक्रम में जीतने वाली टीम को कुल 40 लाख रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। और आज का अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10, समृद्ध योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? 1. ये सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई एक फ्लैगशिप स्कीम है। 2. ये छोटे एवं मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों एवं व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश को आकर्षित करने का एक अनुकूल मंच प्रदान करेगा। ऑप्शंस हैं A. केवल 1 सही, B. केवल 2 सही, C. 1 और 2 दोनों सही, या D. उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन D, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? आइए देखते हैं। हाल ही में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समृद्ध, एक एक्रोनिम है यानी शॉर्ट फॉर्म, उसका पूरा नाम होता है स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स ऑफ माइटी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, तो ये हुआ समृद्ध। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने समृद्ध कार्यक्रम को लॉन्च किया। सरकार इसके माध्यम से स्टार्टअप और नए उद्यमियों को उनके शुरुआती चरण में कुछ मदद करेगी। इस कार्यक्रम को माइटी स्टार्टअप हब यानी MSH के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। ये फंडिंग सपोर्ट के साथ स्किल सेट को एक साथ लाने में मदद करेगी। समृद्ध कार्यक्रम अगले 3 सालों में ग्राहक कनेक्ट, निवेशक कनेक्ट और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के अवसर प्रदान करेगा और 300 स्टार्टअप को गति देने पर ध्यान केंद्रित करेगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय स्टार्टअप के विकास को आगे बढ़ाना है, जिसमें 63 यूनिकॉर्न यानी $1 बिलियन से अधिक मूल्यांकन वाले स्टार्टअप, तो जिसमें 63 यूनिकॉर्न का उदय हुआ है। आज भारत $168 बिलियन के कुल वैल्यूएशन के साथ वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न हब बन गया है। तो ये थे आज के डेली MCQs। आपके कितने प्रश्न सही हुए? कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ये भी बताएं कि और क्या क्या इसमें आप सुधार चाहते हैं। तो ये थी आज के डेली MCQs। जल्द हाजिर होंगे नए प्रोग्राम के साथ। इजाज़त दीजिए, नमस्कार।